हेलो गाइस, आज हम इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पूरा करेंगे। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है लॉ का। और मैं आपको पहले बता दूं, इसमें मैं आपको कोई कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं दे पाऊंगा ज़्यादा। ये सिर्फ रिविजनरी वीडियो है और जिसको रिवीजन करनी है क्योंकि पेपर पास आ गए हैं तो सिर्फ रिवीजन के लिए अच्छी है। लेकिन इतना मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप ये पढ़ के जाएंगे तो ये चैप्टर ऐसा है कि आप 1 मार्क्स भी कटवाएंगे नहीं। इस चैप्टर में पूरा फुल स्कोर करेंगे, बट हम थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि ये फास्ट ट्रैक है, रिविजनरी वीडियो है। कॉन्सेप्ट भी पूरे होंगे आपके, बट जल्दी ठीक है। तो ये तो बहुत मटेरियल बहुत ज़्यादा दे रखा है। मैं आपको अपने सेल्फ नोट से पढ़ाऊँगा। हमारा टारगेट रहेगा कि आधे घंटे में हम ये पूरा पढ़ लें। तो ये मेरे सेल्फ नोट्स है जो मैंने खुद के लिए बनाए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ लॉ। हम लॉ ही पढ़ रहे हैं तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि लॉ होता क्या है। तो लॉ इज़ अ सेट ऑफ रूल्स, ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटीज इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट फॉर सिक्योरिंग वेलफेयर एंड प्रोवाइड जस्टिस टू द सोसाइटी। लॉ सेट ऑफ रूल्स है और ऑब्लिगेशंस है। रूल्स है या ऑब्लिगेशन है या फिर हम बोल सकते हैं ड्यूटीज़ हैं। ड्यूटीज़ मतलब हमारी जिम्मेदारियाँ, और ऑब्लिगेशन जो हम पे इम्पोज करी है गवर्नमेंट ने। ये नहीं कि हमारे फैमिली ने इन पे इम्पोज करी है कि आपको ऐसे बैठना है, ऐसे इतने टाइम तक आपको पढ़ना है, इतने टाइम तक आपको खेलना है या फिर जहाँ पे भी जाना है। वो लॉ नहीं है, वो भी सेट ऑफ रूल्स हैं, ड्यूटीज़ हैं, लेकिन किसने इम्पोज करी है? फैमिली ने। लेकिन लॉ वो है जो गवर्नमेंट ने हम पे ड्यूटीज और ऑब्लिगेशन इम्पोज करें हैं। इसीलिए आतंकवादी बनाने के लिए नहीं, फॉर सिक्योरिंग वेलफेयर एंड प्रोवाइडिंग जस्टिस टू सोसाइटी। समाज का वेलफेयर हो और समाज को जस्टिस मिल सके। सिंपल डेफिनेशन है लॉ की। इसके बाद है सोर्सेज ऑफ लॉ। अब लॉ बनाते कैसे हैं? ऐसे थोड़ा ना कि प्राइम मिनिस्टर के दिमाग में कुछ भी चला और उसने लॉ बना दिया। नहीं, वो ऐसे लॉ नहीं बना सकता। जो हमारा फर्स्ट हमारा सोर्स है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है, हमें राइट्स मिले हैं, राइट टू एजुकेशन, राइट टू लाइफ, राइट टू जो भी मिला है हमें बहुत सारे राइट्स मिले हैं और ड्यूटीज़ मिली है। उनके बेसिस पे ही लॉ बनते हैं। तो जो हमारे जितने भी लॉ हैं, जैसे कि राइट टू वाटर, हमें पानी मिल रहा है, किस लिए मिल रहा है? क्योंकि राइट टू वाटर, पानी का अधिकार जीवन के अधिकार के अंदर आता है। राइट टू लाइफ के अंदर आता है राइट टू वाटर। ठीक है, तो उस राइट से हमको राइट टू वाटर मिला है। ठीक है, तो ऐसे लॉ बनते हैं। ये नहीं कि किसी ने भी कोई अपनी मर्जी चला ली और लॉ बना दिया। तो हमारा जो लॉ बनता है उसके सोर्स क्या है? सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन इज द मेन सोर्स ऑफ लॉ। तो सबसे पहला है कॉन्स्टिट्यूशन। फिर उसके बाद स्टैचूज और लॉज मेड बाय पार्लियामेंट। जो पार्लियामेंट ने जो लॉज बनाए हैं, जो स्टैचूज बनाए हैं, पार्लियामेंट सेंट्रल लेवल पे और स्टेट एंड असेंबली स्टेट लेवल पे हमारे लॉ बनते हैं। दो तरह के हमारे गवर्नमेंट हैं, एक स्टेट गवर्नमेंट है और एक सेंट्रल गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट में पार्लियामेंट आ गया और स्टेट गवर्नमेंट में स्टेट असेंबलीज बना आ गई, तो लॉ बनते हैं। ठीक है, तो हमारे लॉ के दो और सोर्स कहाँ से आ गए? एक तो कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन इज द मेन सोर्स ऑफ ऑल लॉज। सेकंड क्या आ गया? स्टैचूज। स्टैचूज मतलब लॉ ही होते हैं। स्टैचूज और लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली। थर्ड आया प्रेसिडेंट्स और जुडिशियल डिसीजन वेरियस कोर्ट्स। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर दे दिया तो इसे ही बोलते हैं प्रेसिडेंट। कुछ बोला सुप्रीम कोर्ट ने या फिर कोई जुडिशियल जजमेंट दी, उसके बेसिस पे हाई कोर्ट काम करते हैं। जैसे कि सपोज कोई केस हुआ, जैसे निर्भया वाला मामला हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसने फैसला सुना दिया। अब ऐसा अगर कोई सेम केस दोबारा कभी भविष्य में होता है तो हम जो वकील होते हैं वो जजमेंट देते हैं कि एज पर जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन द निर्भया केसेस, निर्भया केस। तो अगर सेम हम जजमेंट होता है, जैसे कि हमने कई बार हम पढ़ेंगे, कई हमने लॉज पढ़े हैं, हमको एग्जाम्पल दे रखे हैं ना हमारी बुक के नीचे, तो हम वो सब गिनवाते हैं कि अगर कोई सेम केस हुआ है तो आपने ये सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दी थी, तो या फिर किसी हाई कोर्ट ने ये जजमेंट दी थी, तो उसी लेवल की कोर्ट को या उससे नीचे लेवल की कोर्ट को वो सुनना पड़ता है और उसे मानना पड़ता है अगर सेम केस दोबारा होता है तो यही है प्रेसिडेंट एंड और जुडिशियल जजमेंट ऑफ वेरियस कोर्ट, लाइक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दी है किसी केस के अंदर और कभी भविष्य में सेम केस दोबारा वैसा ही होता है जिसके फैक्ट सेम है लगभग,
तो फिर अगर वो हाई कोर्ट में केस चलता है तो हाई कोर्ट के वकील वो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की सुना सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया था, तो हाई कोर्ट के भी जज उसी फैसले से रिलेटेड ही फैसला सुनाएंगे। उसके बाद है आपका इन सम केसेस स्टैब्लिश्ड कस्टम्स एंड वेजेस। अब इसका क्या मतलब है? स्टैब्लिश्ड कस्टम एंड वेजेस यानी जो पुराने पहले से चले आ रहे हैं कोई चीज़ें, जैसे कि कंपनी में वेजेस मिलते हैं सबको, पुराने एम्प्लॉयज़ को, और कोई न्यू एम्प्लॉय आ गया और उसको वेजेस नहीं मिल रहे, तो ये गलत है क्योंकि ये पुराने समय से चले आ रहे हैं। जैसे कोई घटिया एग्जाम्पल हो गया, लेकिन बस इतना समझ लो कि अगर कोई पुराने समय से कुछ चीज़ें चलती आ रही है तो वो उसको भी लॉ बना सकते हैं। लेकिन ये इसका ये मतलब नहीं है, वो चीज़ें सही भी होनी चाहिए। ये नहीं कि सती प्रथा भी पुराने समय से चलती आ रही है तो जो गवर्नमेंट बोल दे कि हाँ सती प्रथा भी लॉ हो गया। नहीं, जो सही कस्टम जो पहले से चले आ रहे हैं वही लॉ बनते हैं, ठीक है। लेकिन इन सम केसेस इसलिए लिखा है इन सम केसेस। इन सम केसेस क्यों लिखा है? ये नहीं कि आप किसी भी गलत ट्रेडिशन जो चलता आ रहा है उसको लॉ बना दे, नहीं, सही ट्रेडिशन चलता आ रहा है उसको लॉ बनाया जा सकता है। तो इसलिए इन सम केसेस एस्टैब्लिश्ड कस्टम एंड यूजेजेस, ठीक है। अब ये लॉ बनते कैसे हैं? प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? सोर्सेज ऑफ लॉ, व्हाट इज लॉ, लॉ क्या होता है। उसके बाद हमने पढ़ा सोर्सेज ऑफ लॉ, लॉ के सोर्स क्या हैं, वो बनाते कैसे हैं हम। किसी चीज़ को तो देख के बनाते होंगे कि आज हम ये लॉ बनाए हैं, तो किसी चीज़ को तो देख के बनाते होंगे। तो चार चीज़ हो गई, कॉन्स्टिट्यूशन, चार चीज़ें कौन सी हो गई? कॉन्स्टिट्यूशन, स्टैट्यूज और लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली, प्रेसिडेंट्स और जुडिशियल डिसीजन ऑफ वेरियस कोर्ट्स, और स्टैब्लिश्ड कस्टम्स एंड वेजेस। तो ये हो गए सोर्सेज ऑफ लॉज। इसके बाद अगर हम चलते हैं तो प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ, कि लॉ बनने का प्रोसेस क्या होता है। जैसे कि अभी 2008 में हमारा वो LLP एक्ट आया था। तो LLP एक्ट क्यों आया था? क्योंकि हमारा जो देश था वो फिर पार्टनरशिप से या कंपनी से नहीं चल रहा था। लोग बहुत सारी दिक्कतें थी कि पार्टनरशिप लोग चाहते नहीं थे क्योंकि लिमिटेड लाइबिलिटी का उसमें कॉन्सेप्ट नहीं था। पार्टनरशिप में आपको पता होगा कि लाइबिलिटी लोगों की अनलिमिटेड होती है, तो कोई रिस्क लेना चाहता नहीं है। तो इसका एक ही तरीका था कि कंपनी बनाए, लेकिन कंपनी बनाने में बहुत सारे गवर्नमेंट प्रोसीजर्स का सामना करना पड़ता था, बहुत सारे स्टेप से जाना पड़ता था। तो उन्होंने बीच का एक LLP एक्ट बनाया था, और ये LLP एक्ट काफ़ी देशों में बन चुका था। तो तब मिनिस्ट्री ऑफ लॉज एंड जस्टिस ने सोचा कि हमारे देश में भी होना चाहिए। तो वो क्या करेंगे? सबसे पहले लॉ बनाने के लिए व्हेन लॉ इज इम्पोज्ड इन पार्लियामेंट इज कॉल्ड बिल। जब वो बिल पेश करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने क्या किया होगा? बिल पेश किया होगा। कहाँ पे? पार्लियामेंट में। तो यही लिखा है व्हेन लॉ इज प्रपोज्ड इन पार्लियामेंट इज कॉल्ड बिल। जब हम लॉ प्रपोज करते हैं कि देखो हमने जैसे अपने टीचर को कॉपी दिखाई, काम कर लिया और कॉपी दिखा दी, तो उसको क्या बोलेंगे? बिल। पार्लियामेंट में सबसे पहले क्या पेश होता है? बिल। उसके बाद आफ्टर डिस्कशन ऑफ लॉ पास इन लोकसभा, तो सबसे पहले कहाँ जाता है वो? सबसे पहले बिल बनेगा कि हमने बिल बना लिया। जैसे ऐसे समझते हैं हम कि सबसे पहले क्या हुआ कि बिल बन गया, ये बिल बन गया, बिल। ठीक है, बिल बना लिया। बिल बनाने के बाद किसने बनाया? ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉज एंड जस्टिस ने ये बिल बना दिया। किसका? LLP एक्ट 2008 का, जिसमें LLP एक्ट कैसे बनेगा, कैसे क्या होगा, वो सब कुछ लिखा हुआ था। तो ये बना दिया, किसी भी मिनिस्ट्री ने बना दिया। हमने एक एग्जांपल लिया है कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉज एंड जस्टिस ने बना दिया। उसके बाद सबसे पहले ये कहाँ पेश होगा? लोअर हाउस में, लोकसभा में। लोकसभा से जाने के बाद लोकसभा के जो हमारे मेंबर्स होंगे वो डिस्कशन करेंगे कि क्या सही है, क्या चेंज आना चाहिए, क्या कुछ होना चाहिए इसमें बदलाव। अगर वो अपनी असेंट दे देते कि हाँ ये सही है, तो फिर ये राज्यसभा में पास होगा। और अगर इन्होंने बोल दिया कि नहीं इसमें आपको ये चीज़ चेंजेस करने की ज़रूरत है, तो पहले वो चेंजेस होंगे, फिर उसके बाद वो पास करेंगे। तो फिर यही है टॉपिक भी कि व्हेन लॉ इज़ प्रपोज्ड इन पार्लियामेंट इज कॉल्ड बिल। जब पार्लियामेंट में कोई लॉ प्रपोज होता है तो उसे बिल कहते हैं। आफ्टर डिस्कशन जब इन लोकसभा, फिर उसके बाद वो लोकसभा में जाता है, फिर आफ्टर डिस्कशन वो लोग इस लॉ को पास कर देते हैं।
लोकसभा में वो लॉ पास हो जाता है तो उसके बाद वो कहाँ आता है, राज्यसभा में। और राज्यसभा में अगर जो मेंबर्स बैठे हैं उन्होंने भी वो पास कर दिया तो उसके बाद फाइनली वो कहाँ पे जाता है, प्रेसिडेंट की एसेंट के लिए। दे सेंड टू ऑब्टेन एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए जाता है और फाइनली प्रेसिडेंट साइन कर देती हैं उस पर। तो उसके बाद हो जाता है फाइनली वो ऑफिशियल गैजेट में, ऑफिशियल गैजेट इसको नोट कर लेना, ऑफिशियल गैजेट, वो ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाइड हो जाता है और एप्लीकेबल एज मेंशन। और उसमें अगर लिखा है कि ये एप्लीकेबल इस तारीख से होगा तो उसी तारीख से एप्लीकेबल होता है, वरना जो जब अगर नहीं लिखा ऐसा कुछ भी तो जिस दिन वो ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाइड होता है उसी दिन वो एप्लीकेबल भी हो जाता है। और उस दिन से, जिस दिन से वो एप्लीकेबल हुआ एज पर ऑफिशियल गैजेट, या तो नोटिफाइड हुआ तब, या फिर उसमें कोई डेट पर्टिकुलर मेंशन थी तब नोटिफाइड हुआ, उसके बाद उसको क्या बोलते हैं, एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। अब नाउ एलएलपी जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट मिनिस्ट्री ऑफ लॉज एंड जस्टिस लेकर आई थी, वो क्या बन चुका है, एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। वो क्या बन चुका है, एक्ट बन चुका है पार्लियामेंट का। तो फाइनली वो लॉ बन चुका है, पहले वो बिल था। तो ये है कंडीशन बिल से एक्ट बनने की, कि पहले बिल था और अब क्या बन गया है, वो एक्ट। तो मेनली प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ सीधा यही है कि कोई चीज़ हम क्या करें, बिल से एक्ट बन जाए वो चीज़, बिल टू एक्ट। फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले कोई भी मिनिस्ट्री कोई कानून लेकर आएगी, लेकिन वो अभी कानून नहीं बना है, जस्ट उन्होंने एक बिल पेश किया है। वो सबसे पहले बिल कहाँ पे पेश होगा, लोकसभा में। लोकसभा में एसेंट मिलेगी सभी मेंबर्स की, फिर उसके बाद वो राज्यसभा में पेश होगा, राज्यसभा में सबकी एसेंट मिलेगी, उसके बाद वो प्रेसिडेंट की सिग्नेचर के लिए जाएगा। प्रेसिडेंट की सिग्नेचर मिलने के बाद वो ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाइड होगा। वो नोटिफाइड होता है और तब से वो लागू हो जाता है वो एक्ट, या फिर अगर उस एक्ट पे पहले से कोई डेट मेंशन करी गई है तो वो तब से लागू होगा। दोनों में से कोई एक कंडीशन होनी चाहिए, अगर लिखा हुआ है तो तब से लागू हो जाएगा, नहीं लिखा तो जिस दिन वो ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई हुआ है उस दिन से वो एक्ट बन जाएगा। और वो फिर फाइनली वो एक्ट बन चुका है, उसे फिर क्या बोलेंगे, द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। नाउ द एलएलपी इज द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट एंड इट इज अ लॉ। नाउ इट इज बिकम अ लॉ। ठीक है, चलिए आपको पता चल गया कि प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ क्या है। अब उसके बाद टाइप्स ऑफ लॉज। टाइप्स ऑफ लॉज में हमारे पास 3 तरह के लॉ हैं। क्रिमिनल लॉ, सबसे पहले हम 4 तरह के लॉ हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ। तो क्रिमिनल लॉ, कोई अगर किसी ने क्राइम कर दिया जैसे मर्डर, रेप, थेफ्ट यानी चोरी, तो वो सब किसके अंदर आते हैं, क्रिमिनल लॉ के अंदर। और सिविल लॉ के अंदर जो डिस्प्यूट्स होती हैं कि किसी कंपनी के बीच में डिस्प्यूट होगी, किसी क्लाइंट से क्लाइंट के बीच में डिस्प्यूट हो गई, मतलब कि वो क्रिमिनल केसेस के अंदर नहीं आते तो उसे सिविल लॉ कहते हैं। तो क्रिमिनल के लिए जो लॉ बनते हैं उसे क्रिमिनल लॉ, और सिविल के लिए जो लॉ बनते हैं उसे सिविल लॉ। एक बार पढ़ लेते हैं डेफिनेशन क्या लिख रखी है। क्रिमिनल लॉ कंसर्न विद द लॉज पर्टेनिंग टू वायलेशन ऑफ द रूल्स ऑफ लॉज और पब्लिक रॉन्ग। जैसे कि इसमें लिखा था मैंने, मर्डर, रेप, मर्डर करना, रेप, फ्रॉड, थेफ्ट, चीटिंग या असॉल्ट, ठीक है। तो ये सब क्रिमिनल केसेस के अंदर आते हैं। हाँ चले गए, ठीक है। तो इस पे कौन सा केस, किस पे कौन सी धारा चलती है, इंडियन पीनल कोड। अब तो ये चेंज हो गया है, दंड संहिता आ गई है, आपको पता होगा, लेकिन अभी तक हमारे मटेरियल में इसे अपडेट नहीं किया गया है। तो अभी मई 2023 के लिए यही, मई 2024 के लिए यही रेलिवेंट है। तो इस पर हम पढ़ेंगे कि उस पर कौन सा लगेगा, इंडियन पीनल कोड 1860 डिफाइंस द क्राइम। इसमें क्या डिफाइन होता है, क्राइम कि कौन सा क्राइम किया है, एंड इट्स नेचर कि ये क्रिमिनल है या सिविल है। तो इसमें डिफाइन हो जाएगा कि ये क्रिमिनल है या सिविल है और क्राइम कैसा है। उसके बाद
कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, यही शायद बना है। डिफाइन प्रोसीजर एग्जीक्यूटिंग पनिशमेंट, इसमें क्या लिखा है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में, वैसे यही दंड आयोग दंड संहिता बनी थी हमारी, जो अमित शाह ने, मैं न्यूज़ देख रहा था तब मैंने तभी पता था मेरे को कि ये दंड संहिता इसी की बनी थी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की। कैसे अगर कोई अपराधी साबित होता है, क्रिमिनल साबित होता है, तो कैसे पनिशमेंट क्या एग्जीक्यूट करी जाएगी। आई थिंक जो रेप है वो पहले उसकी सज़ा हम शायद अब पहले 7 साल की थी, अब 10 साल की कर दी गई है। तो वो ऐसा कुछ है, मेरे को पूरी तरीके से याद नहीं है, पहले ही बता रहा हूँ, पूरी तरीके से याद नहीं है, बट आई थिंक ऐसा ही कुछ था। उसमें उन्होंने कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में यही लिखा होता है कि अगर आप रेपिस्ट प्रूफ होते हैं तो आपकी सज़ा पहले 7 साल की थी एज़ पर इंडियन पीनल कोड 1816, लेकिन अब 1860 अब दंड संहिता आ गई है तो शायद वो 10 साल की हो गई है, या फिर फांसी की भी उन्होंने प्रोविज़न कुछ रखा है, वो मेरे को आई थिंक ध्यान नहीं है। एक बार पहले ही बता रहा हूँ, कंफर्म आप कर लेना, बस बता रहा हूँ कि इंडियन पीनल कोड के अंदर आपको अगर अपराधी साबित कर दिया जाता है तो फिर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, जिसे सीआरपीसी भी बोलते हैं, सीआरपीसी 1973, उसमें लिखा होता है कि उस अपराधी को किस तरह की पनिशमेंट मिलेगी, उसको मतलब कितने तरह की इम्प्रिजमेंट होगी या फिर पेनल्टी होगी। वैसे क्रिमिनल केस के अंदर इम्प्रिजमेंट ही होती है, क्रिमिनल सिर्फ सिविल के अंदर पेनल्टीज से काम चल जाता है भाई, सिविल को छोड़ना किसी को अंदर डालेंगे। सिविल में ज़्यादा तक सिर्फ पेनल्टीज होती हैं, डैमेजेस होते हैं, बट क्रिमिनल के अंदर इम्प्रिजनमेंट यानी कि जेल भी होती है। तो सबसे पहले आपको पता चलता है इंडियन पीनल कोड के अंदर क्राइम को डिफाइन किया गया और उसके नेचर को डिफाइन किया गया। उसके बाद अगर वो अपराधी प्रूफ हो जाता है तो वो कैसे कैसे उसकी पनिशमेंट एग्जीक्यूट होगी, वो क्या इसमें लिखा है सीआरपीसी 1973 में, जो अभी अपडेट नहीं किया है। उसके बाद आ गया आपके ये क्रिमिनल ऑफेंस लगे, जैसे मर्डर, रेप, फ्रॉड, थेफ्ट, चीटिंग और असॉल्ट, ये सब क्रिमिनल ऑफेंस है जो कि क्रिमिनल लॉ के अंदर आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका सिविल लॉ। सिविल लॉ में क्या है, जैसे कि कोई मैटर्स डिस्प्यूट जो इंडिविजुअल्स के बीच में या फिर ऑर्गेनाइजेशन के बीच में हो गए, तो उसे सिविल लॉ के अंदर वो चीज़ें आती है। लॉज प्राइमरी फोकस ऑन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन रेदर देन पनिशमेंट, इसमें ज़्यादातर फोकस क्या किया जाता है, जैसे क्रिमिनल लॉ के अंदर कोशिश की जाती है कि अपराधी को दंड मिले, तो उसे जेल होती है, फांसी होती है या पेनल्टीज होती हैं, जो भी होता है। लेकिन क्रिमिनल लॉ का सिविल लॉ का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, कि किसी कंपनी के बीच में, किसी इंडिविजुअल के बीच में, या कंपनी के बीच में, इंडिविजुअल के बीच में कोई अगर डिस्प्यूट हो गई है तो उसका रिजोल्यूशन हो। उसमें पनिशमेंट का ज़्यादातर प्रोविज़न नहीं होता, उसमें मेन फोकस करते हैं कि डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मेन फोकस करते हैं। इसके बाद है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, जैसे इसमें कौन सा लग रहा था, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, इसमें कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर लगता है। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 और कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 सीपीसी बोलते हैं। अगर आप एक बार इंडियन पीनल कोड में आप सिविल लॉ के अंदर ये आ जाता है तो आप पे फिर अगर क्रिमिनल लॉ के अंदर आ जाएगा तो सीआरपीसी लगेगा, और अगर सिविल क्राइम के अंदर आ जाता है तो सीपीसी लगेगा। सिविल ऑफेंस लाइक, जैसे क्रिमिनल ऑफेंस में मैंने बता दिया रेप, मर्डर, थेफ्ट, वैसे सिविल ऑफेंस के अंदर क्या है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था, ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया और बी ने उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया यानी कि तोड़ दिया, तो उसमें क्या सज़ा होगी, तो आई थिंक पेनल्टी वगैरह कटती होगी। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, नॉन डिलीवरी ऑफ गुड्स, आपने डिलीवरी ऑफ गुड्स नहीं करी, नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज, आपने कुछ किसी से ए ने बी से कुछ पैसे लिए थे और बी ने वो नहीं चुकाए बाद में, तो नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज के अंदर क्या होता है, ठीक है। तो ये हो गई 4 तरह के लॉ थे। क्रिमिनल लॉ जो क्रिमिनल्स के लिए हैं, इसमें हमने क्या पढ़ा कि क्रिमिनल लॉ के एग्जाम्पल सबसे पहले मेन है और उस पर कौन सी कोड लगती है। उसके बाद सिविल लॉ सिविल्स के लिए है, ठीक है, और इसके एग्जाम्पल्स नॉन डिलीवरी ऑफ गुड्स, नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज, ठीक है, ये 2 एग्जाम्पल हैं, ठीक है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद है कॉमन लॉ। तो कॉमन लॉ क्या आता है, मैंने आपको अभी बताया कि जो
सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स होते हैं वो लोअर कोर्ट पे, हाई कोर्ट के एक तरह से हायर कोर्ट के जजमेंट लोअर कोर्ट पे लगते हैं। तो यही है कॉमन लॉ। कॉमन लॉ इज द जुडिशियल प्रेसिडेंट और केस लॉज। ये जुडिशियल प्रेसिडेंट्स और केस लॉज होते हैं, जैसे कि निर्भया वाले का मामले में क्या हुआ था, क्या सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, या फिर किसी भी केस में कोई केस होता है तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया, यही इसी के क्या बोलते हैं जुडिशियल प्रेसिडेंट। ये जुडिशियल प्रेसिडेंट लोअर कोर्ट में, जैसे अगर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया तो हायर कोर्ट के जजमेंट वो वकील ये बोलते हैं कि एज पर द इन दैट केस सुप्रीम कोर्ट गिव्स द फॉलोइंग जजमेंट। ठीक है, तो वही जुडिशियल जजमेंट और केस लॉज होते हैं। तो इसमें एज पर आर्टिकल 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट अ जजमेंट डिलीवर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट एज पर आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल नंबर 141 a judgment delivered by Supreme Court will be binding upon the courts. The judgment of the Supreme Court will be binding upon the court with the boundaries of India. सुप्रीम कोर्ट इंडिया के लिए ही है, ये इंडिया लिखा है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट इंडिया के, तो फिर इंडिया के जितने भी कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट उसमें सुप्रीम पर है, तो उसके जितने भी जजमेंट्स हैं वो सभी कोर्ट्स को मान्य होंगे। ठीक है, तो ऐसे ही अगर कोई दोबारा अगर कोई केस निर्भया वाला होता है तो फिर हम कोई अगर ये किसी हाई कोर्ट में चलता है तो फिर हम बता सकते हैं कि ये सेम केस है और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया था, तो फिर वो जज उस पर अफेक्ट करता है। ठीक है, इसके बाद है डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसीजेस। ये एक डॉक्ट्रिन है, इसमें क्या क्या है, ये भी सेम ही चीज़ कहता है, जो स्टैंड बाय दैट विच इज़ डिलीवर्ड। ये फ्रेंच में लिखा है डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसीजेस, इसका इंग्लिश वर्जन है कि टू स्टैंड बाय दैट विच इज़ डिलीवर्ड। मतलब कि ये क्या बोलता है, रीइंफोर्सेस, मतलब कि रीइंफोर्स करता है द ऑब्लिगेशन ऑफ कोर्ट्स टू फॉलो। इसे छोड़ो, ये सीधा ये लिखो, द ऑब्लिगेशन ऑफ कोर्ट्स, कोर्ट्स के ऊपर ये ऑब्लिगेशन है, ड्यूटी है कोर्ट की, मतलब कि एक तरह का दबाव है। ऑब्लिगेशन मतलब क्या होता है, दबाव। ऑब्लिगेशन ऑफ कोर्ट्स टू फॉलो द सेम प्रिंसिपल्स और जजमेंट्स एस्टैब्लिश्ड बाय प्रोविजन प्रीवियस डिसीजन वाइल रूलिंग अ केस वेयर फैक्ट्स आर सिमिलर। मैंने सेम चीज़ बताई, अगर निर्भया वाला काम होता है तो अगर वो किसी हाई कोर्ट में चलता है तो उसको सेम चीज़ को मानने में के लिए जो दूसरी कोर्ट है वो बाउंड होती है। तो ये भी सीधा यही कह रहा है, द ऑब्लिगेशन ऑफ कोर्ट्स, ये कोर्ट्स के ऊपर ऑब्लिगेशन है टू फॉलो द सेम प्रिंसिपल। सेम प्रिंसिपल जो निर्भया वाले काम में लगे थे और जजमेंट्स जो सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, स्टैब्लिश्ड बाय प्रीवियस डिसीजन वाइल रूलिंग अ केस, जब वो केस चला रहे हों, वो केस चल रहा है, तो जो प्रीवियस जो जजमेंट थे सुप्रीम कोर्ट के, तो आपको वो ही फैसला देना पड़ेगा। ये जरूरी नहीं कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट है, अगर हाई कोर्ट भी कोई केस चलता है और कोई जजमेंट देती है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके नीचे मेट्रोपॉलिटिशियन कोर्ट, वो सब चीज़ें उन्हें माननी पड़ती है। बोल सकते हैं कि आपके हायर कोर्ट ने ये केस चला था तो ये जजमेंट दी थी, तो आप भी वैसे ही कुछ टाइप में जजमेंट दो। ठीक है, तो हमने 3 पढ़ लिए, कौन कौन से, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, कॉमन लॉ। अब है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। अभी देखते हैं ये कौन सी चिड़िया का नाम है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। इसके अंदर सबसे पहले तो हम बेसिक राइट्स के बारे में बात करेंगे कि अगर किसी को कोई क्रिमिनल ऑफेंस हो जाता है या फिर सिविल ऑफेंस हो जाता है तो सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले हियर द अदर पार्टी और गिव द अदर पार्टी टू फेयर हियरिंग। तो सबसे पहले इतना तो है कि अगर कोई आतंकवादी भी क्राइम की दोषी साबित हो जाता है कि हाँ ये आतंकवादी है, तो सबसे पहले उसे कोर्ट में बुलाते हैं और ये पूछते हैं हमारे अदालत की वो हाँ उसने आतंकवादी है या नहीं है। ऐसे ही सबसे पहले हमारा ये रूल है कि कोई भी पार्टी अगर क्रिमिनल साबित हो जाती है तो सबसे पहले उसे एक बोलने का अधिकार तो मिलना चाहिए, अपनी बात रखने का, अपनी दलील पेश करने का अधिकार तो मिलना ही चाहिए। तो एक प्रॉपर हियरिंग होनी चाहिए एज पर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। पहले बता दो, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस हमारे लॉ के अंदर, हमारे संविधान के अंदर ये बात नहीं करी गई है कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की, लेकिन ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ये है कि ये होता है।
बट ये लॉ में नहीं लिखा, बट ये होता है और होना चाहिए। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस 3 रूल्स के बारे में बात करता है कि सबसे पहले अगर कोई भी पार्टी दोषी साबित होती है तो सबसे पहले उसे एक फेयर हियरिंग मिलनी चाहिए। नो वन शुड बी मेड अ जज ऑफ इट्स ओन केस। और कोई भी, जैसे मैंने क्राइम कर दिया तो मैं अपने केस में मैं ही जज नहीं हो सकता कि भाई मैंने क्राइम कर दिया और मैं ही जज हूँ। कोई भी व्यक्ति अगर वो खुद दोषी है तो वो अपने केस में ही अपना जज कैसे हो सकता है, सोचने वाली बात है। तो ये भी यही कहता है, नो वन शुड बी मेड अ जज ऑफ इट्स ओन केस एंड अ रूल्स अगेंस्ट प्रीजुडाइज। मतलब कि कोई भी ऐसा रूल जो फ्री जजमेंट के अगर रुकावट में आ रहा है तो वो उसका ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले मोटी मोटी बात यही है कि उसको राइट टू फ्री हियरिंग मिलनी चाहिए, राइट टू फेयर हियरिंग। सबसे पहले द अदर पार्टी मस्ट हैव गिवन राइट टू फेयर हियरिंग। सेकेंड पॉइंट, नो वन शुड बी मेड अ जज ऑफ इट्स ओन केस। और थर्ड क्या है, रीजन्ड डिसीजन। जो डिसीजन कोर्ट लेगी वो रीजनेबल होना चाहिए, एक सही जजमेंट होना चाहिए, उसके पीछे कोई एक रीज़न होना चाहिए। यानी कि आपने कोई भी जज के देखी, हाँ भाई इसने चोरी करी थी इसे फांसी दे दो, एक रीज़न डिसीजन होना चाहिए, एक फेयर डिसीजन हम बोल सकते हैं। उसके बाद नेचुरल जस्टिस ऑफ्टन नोन एज जस्ट नेचुरल, इसको फ्रेंच में जस्ट नेचुरल भी बोला जाता है। तो द नेचुरल जस्टिस ऑफ्टन नोन एज जस्ट नेचुरल, यानी नेचुरल जस्टिस को हम जस्ट नेचुरल भी बोलते हैं। डील्स विद द सर्टेन फंडामेंटल्स ऑफ जस्टिस गोइंग बियॉन्ड रिटन लॉ। जो रिटन लॉ है हमारा उसके बियॉन्ड, मैंने पहले ही बताया था ये चीज़ लॉ में नहीं लिखी गई है, लेकिन नेचुरल जस्टिस हमारे लॉ के बियॉन्ड है। ठीक है ना। A judgment can override or a common law can override, but it cannot override or change the laws and statutes. कोई भी जजमेंट चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की क्यों ना हो, वो कॉमन लॉ को ओवरराइड कर सकती है। मतलब जैसे कि हाई कोर्ट है, निर्भया वाला काम हो गया, जैसे सेम केस आ गया और कोर्ट ने सपोज उन्होंने फांसी की सज़ा सुनाई थी और हाई कोर्ट सेम केस आ गया और मान लो, होता नहीं है ज़्यादा लेकिन हो जाए, तो उन्होंने सेम केस में उन्होंने हाई कोर्ट ने जैसे जजमेंट दी कि इन्हें उम्र कैद होगी। तो यही चीज़ लिखी है, अ जजमेंट, कोई भी जजमेंट कैन ओवरराइड कर सकती है कॉमन लॉ को, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसे ओवरराइड वो कर सकती है, उसे ना मान के कोई और थोड़ा सा फेरबदल करके डिसीजन दे सकती है। बट इट कैन नॉट ओवरराइड, बट किस चीज़ को ये ओवरराइड कभी नहीं करेगी। जैसे एक कॉमन लॉ यानी कि जुडिशियल जजमेंट को इन्होंने ओवरराइड कर दिया कि उन्होंने, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल की सज़ा सुनाई थी, इन्होंने 9 साल की सुना दी, या फिर उन्होंने हाई कोर्ट ने 11 साल की सुना दी, तो कॉमन लॉ को वो ओवरराइड कर सकती है, बट हमारी जो लॉ है उसको वो ओवरराइड नहीं कर सकती। यही लिखा है, बट इट कैन नॉट ओवरराइड और चेंज द लॉज एंड स्टैट्यूट। रेप केस में अगर कोई फंस गया तो उसे कम से कम उम्र कैद या फिर फांसी तो होगी होगी, ये नहीं कि इसी चीज़ को ही ओवरराइड कर दिया। या फिर कोई चीज़ अगर हमारे अकॉर्डिंग टू लॉ अगर वो क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर आती है तो आपने उसे सिविल प्रोसीजर में चेक कर लिया या फिर उसको जाने दिया, ऐसा कुछ नहीं है। आप कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं जा सकते, आप कॉमन लॉ से ऊपर जा सकते हैं, बट आप कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट के डिसीजन, इनसे ऊपर नहीं जा सकते। सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जा सकते कॉन्स्टिट्यूशन से। हाँ, वो जो चेंज करने का अधिकार है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो छेड़ाछाड़ी करने का अधिकार है वो लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट को है, बट सुप्रीम कोर्ट का क्या काम है, जितने भी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के आते हैं वो लॉ से ऊपर नहीं होते, कॉन्स्टिट्यूशन को वो ओवरराइड नहीं कर सकते, चाहे वो कोई सी भी कोर्ट हो,
कॉन्स्टिट्यूशन को ओवरराइड नहीं कर सकती। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई रिवोल्यूशन लाना है तो वो लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट का काम है, बट सुप्रीम कोर्ट का काम है कि एज पर कॉन्स्टिट्यूशन आपको फैसला देना है। तो एक बेसिक सी एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग की बात है कि हु प्रेजेंटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ बजट, सबसे ज़्यादा बजट किसने पेश करे हैं। पता है हमें कि एक एज अ कॉमर्स स्टूडेंट हमें पता होना चाहिए कि हमारा बजट पेश होता है हर साल, ठीक है। हर साल जैसे अभी चुनाव होने हैं, अभी रिसेंटली अभी चुनाव हो रहे हैं, तो हमें हमारा इंटरिम बजट आया है। अभी ये फाइनल बजट नहीं है, अभी इंटरिम बजट है, बट जिस साल चुनाव नहीं होते उस टाइम बजट पेश होता है। तो सबसे ज़्यादा अभी तक बजट किसने पेश करे हैं, श्री मोरारजी देसाई उनका नाम है। ये फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ये सभी फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो इन्होंने सबसे ज़्यादा बजट पेश करे हैं। कितने पेश करे हैं, 10। उसके बाद नाम आता है श्री पी चिदम्बरम का 9 बजट, फिर श्री प्रणब मुखर्जी का 8 बजट, फिर श्री यशवंत सिन्हा का 8 बजट, फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह का 6 बजट। डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे राष्ट्रपति भी बने थे, सॉरी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति नहीं प्रधानमंत्री। वो उनकी वीडियो बहुत वायरल है ना, मोदी जी जाके हाथ मिलाते हैं और वो चुपचाप ऐसे कोने में जाके मूर्तियों की तरह खड़े हो जाते हैं, तो प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। हु इन्फोर्सेस द लॉ, तो लॉ कौन इन्फोर्स करता है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइजेज एग्जीक्यूशन अथॉरिटी फॉर द फ्यू गवर्नमेंट मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट। हमारे 3 है, लेजिस्लेटिव लेजिस्लेटिव बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी और जुडिशियल बॉडी। जुडिशियल बॉडी के अंदर सुप्रीम कोर्ट आती है। बताता हूँ, हमारे जो भी हमारा गवर्नमेंट है वो 3 मेनली बेसिक कैटेगरीज में बटी हुई है। सबसे पहले लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट जिसके अंदर कौन आता है, पार्लियामेंट। उसके बाद रेगुलेटरी, रेगुलेटरी के अंदर हमारी मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट, बेसिकली कौन आती है, गवर्नमेंट। लेजिस्लेशन के अंदर पार्लियामेंट, क्योंकि लेजिस्लेशन डिपार्टमेंट कौन होता है, जो लॉ बनाने का काम होता है वो लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट का होता है। तो लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट में पार्लियामेंट आती है। रेगुलेटरी में कौन आता है, उस जो लॉ लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट ने बना दिया, इन पार्लियामेंट ने बना दिया, लेजिस्लेटिव बॉडी ने बना दिया, उसको कौन रेगुलेट कराता है, कि कौन पास कराता है, कि सिर्फ लॉ बनने से काम नहीं होगा, उसे पास भी कराना पड़ेगा, तो रेगुलेटरी बॉडी उसे पास कराती है। तो रेगुलेटरी बॉडी में कौन आती है, हमारी गवर्नमेंट। उसके बाद अगर कोई दिक्कत आती है इस चीज़ में, चाहे लेजिस्लेटिव में चाहे रेगुलेटरी में, तो उसे फैसला भी तो होना चाहिए, तो वो किसके अंदर आती है, जुडिशियल बॉडी के अंदर। जुडिशियल बॉडी में हमारी कौन होती है, हमारे कोर्ट्स होते हैं। जुडिशियल के अंदर कौन आता है, हमारे कोर्ट्स, ठीक है। तो हु इन्फोर्सेस द लॉ, मैंने पहले ही बता दिया। तो कौन आती है, गवर्नमेंट। तो यही लिखा है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज इट्स एग्जीक्यूशन अथॉरिटी थ्रू ऑफ फ्यू गवर्नमेंट मिनिस्ट्री, कुछ गवर्नमेंट मिनिस्ट्री और गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के, जो हमारे लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट ने, लेजिस्लेटिव बॉडी ने जो लॉ बना दिए उसे रेगुलेट कराते हैं। अ मिनिस्ट्री इज कंपोज्ड ऑफ एम्प्लॉयड ऑफिशियल्स नोन एज सिविल सर्वेंट्स, ठीक है। जो ये मिनिस्ट्री है इसमें कौन काम करते हैं, कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल काम करते हैं, जिन्हें सिविल सर्वेंट्स बोलते हैं। एंड इट्स पॉलिटिकली अकाउंटेबल थ्रू अ मिनिस्ट्री, और ये किस पे अकाउंटेबल होती है, मिनिस्ट्री पे अकाउंटेबल होती है, जबकि मिनिस्ट्री के अंदर ये लोग काम करते हैं। मोस्ट मेजर मिनिस्ट्री, जो मेजर हमारी मिनिस्ट्री होती है उसको हेड कौन करता है, कैबिनेट मिनिस्टर हेड करते हैं। अभी कैबिनेट मिनिस्टर कौन है, अमित शाह। मोस्ट मेजर मिनिस्ट्री आर हेडेड बाय कैबिनेट मिनिस्टर हु सिट्स इन द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। एंड इट इज टिपिकली सपोर्टेड बाय अ टीम ऑफ जूनियर मिनिस्टर कॉल्ड मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट। और इसे कौन सपोर्ट करता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट। बस इसमें ये बात आप ध्यान रख लेना
कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि हु इन्फोर्सेस द लॉ, तो गवर्नमेंट एंड उसकी मिनिस्ट्री और स्टेट डिपार्टमेंट हमारे लॉ को इन्फोर्स कराते हैं। और उन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उन्हें सिविल सर्वेंट्स बोलते हैं। और मेजर मिनिस्ट्री को हेड करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, क्योंकि बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ हैं वो हम लॉ को इन्फोर्स कराती है, और उनको हेड कौन करते हैं, यूनियन मिनिस्टर करते हैं। और यूनियन मिनिस्टर अभी हमारे कौन है, अमित शाह। कुछ मेजर मिनिस्ट्री के बारे में हमारी बुक में लिख रखा है, तो 4 मेजर मिनिस्ट्रीज़ के बारे में हमारी बुक ने लिख रखा है। सबसे पहले है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ लॉज एंड जस्टिस। तो ये बेसिकली 4 मिनिस्ट्रीज़ के बारे में हमारी बुक ने लिख रखा है। तो इनके बारे में थोड़े थोड़े पॉइंट्स हम पढ़ लेंगे कि अगर पेपर में आए, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 नंबर का आएगा, तो हम बस इतना ही लिख लें कि आप बताओ डिफाइन द मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, तो हम कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने लेकर चला है मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस के अंदर। मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस को ट्रेजरी ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, मतलब कि भारत का खजाना, ठीक है। क्योंकि जितने भी बजट जो भी पेश हुए हैं उनको कौन फाइनेंस करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। जो हमारे बजट है, अभी हमने बजट के बारे में बात करी थी, तो आपको याद होगा सबसे ज़्यादा बजट अभी तक कौन लेकर आए हैं, बताओ कमेंट करो। कर दिया, चलो मैं मोरारजी देसाई, कितने थे, 10। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की बजट भी पेश करती है, ये याद रखना। तो इसको ट्रेजर ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, ट्रेजर ऑफ इंडिया। और कंसर्न विद, ये किससे कंसर्न होती है, टैक्सेशन से, फाइनेंशियल लेजिस्लेशन से, मतलब कि अगर कोई भी लेजिस्लेशन, मैंने बोला था कि मिनिस्ट्री क्या है, ये रेगुलेट भी कराती है और लेजिस्लेटिव बॉडी भी है, ठीक है। जैसे मैंने LLP एक्ट का भी आपको एग्जांपल दिया था, तो कौन सी मिनिस्ट्री लेकर आई थी, मिनिस्ट्री ऑफ लॉज एंड जस्टिस। ये देखो, ये रही मिनिस्ट्री ऑफ लॉज एंड जस्टिस, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और अभी हमने एग्जांपल लिया था LLP एक्ट का, LLP एक्ट का एग्जांपल लिया था, तो उससे कौन लेकर आई थी, मिनिस्ट्री ऑफ लॉज एंड जस्टिस। ऐसे ही मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस है ना, वो कंसर्न किससे है, टैक्सेशन से। अभी इंटर में हम टैक्सेशन भी पढ़ेंगे, टैक्सेशन से, फाइनेंशियल लेजिस्लेशन से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन से, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक, ये सब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर आते हैं। बैंक, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो हमें लोन प्रोवाइड करते हैं, और एक प्राइवेट भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं जो हमें लोन प्रोवाइड करते हैं। उन सभी पे भी कानून कौन बनाता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बनाती है। उसके बाद कैपिटल मार्केट, सेबी। जो सेबी है वो किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर है। ये फाइनेंशियल लेजिस्लेशन यानी कि आरबीआई किसके अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ही वो वर्क कर रही है। यानी आरबीआई, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, आरबीआई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर है, तो आरबीआई किसके अंडर होगी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर होगी। ये कैपिटल मार्केट से कंसर्न्ड है, और कैपिटल मार्केट में कौन है, सेबी तो कंडक्ट कराता है सब कुछ। तो कैपिटल मार्केट यानी कंडक्ट कौन कराता है, सेबी। तो सेबी भी किसके अंदर होगी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर होगी। और यूनियन बजट पेश करती है ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। भाई पैसा इसी के पास होता है, पैसे से रिलेटेड सारे काम यही देखती है। फाइनेंस मतलब क्या हो, पैसा, तो यूनियन बजट भी यही बनाती है। उसके बाद सेंट्रल सिविल सर्विस, जैसे इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस और इंडियन कोर्ट्स एंड मैनेजमेंट अकाउंट सर्विस, ये कुछ इसके सेंट्रल सिविल ये कुछ सर्विसेज हैं जो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देती है। तो इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको इसमें ध्यान क्या रखना है कि इसे ट्रेजर ऑफ इंडिया कहते हैं। ये किस चीज़ से कंसर्न है, टैक्सेशन से, फाइनेंशियल लेजिस्लेशन से। फाइनेंशियल लेजिस्लेशन मतलब कि अगर कोई फाइनेंस से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना है, यानी कि पैसों से रिलेटेड कोई लेजिस्लेशन बनाना है, कोई लॉ बनाना है, तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आती है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी ये इससे कंसर्न है। कैपिटल मार्केट से भी कंसर्न है, इसलिए इसने सेबी बनाया है। और फिर यूनियन बजट,
उसके बाद इसके अंदर कितने कितने डिपार्टमेंट्स आते हैं। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू इसके अंदर आएगा कि कहाँ कहाँ से पैसा मिलना है, भाई फाइनेंस का सब कुछ संभालेगी, तो इसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू आएगा। कहाँ कहाँ खर्चा करना है, भाई पैसे का से रिलेटेड यही है, तो फिर डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर भी इसी के अंदर आएगा। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, भाई पब्लिक के जो पैसे कोई लेके भाग ना जाए, तो इसका भी इनको ही ध्यान रखना है। और इन्वेस्टमेंट का भी इनको ही ध्यान रखना है कि अगर सरकार ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, से बॉन्ड्स वगैरह जो सरकार के निकलते हैं, तो वो इसी के अंदर आती हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज और डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस। अभी हम सिर्फ डिपार्टमेंट के बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, बस आप ये समझ लो कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज और डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस। ये देखो, ये मैंने लिख भी रखा है। जो आरबीआई है, यानी मैंने आपको बताया था कि फाइनेंशियल लेजिस्लेशन के ऊपर जितने भी डिसीजन है यही देगी, तो आरबीआई भी इसके अंदर आता है। और सेबी, कैपिटल मार्केट को भी ध्यान यही रखती है, तो सेबी भी इसी के अंदर आता है। उसके बाद है, अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को हेड कौन करता है? मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमन है इस टाइम। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में भी निर्मला सीतारमन है। इस बार देखना, बजट पढ़ना, भाई इंटरिम बजट आया था, निर्मला सीतारमन ने दिया था, उसमें ज़्यादातर बातें उन्होंने वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में करी थी कि हम इसको बढ़ावा दे रहे हैं, तो सच कुछ बातें करी थी। आप देखना, पता चलेगा, कॉमर्स के स्टूडेंट हो ना। मिनिस्ट्री ऑफ, वैसे मैं खुद नहीं पढ़ता, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इसके बारे में मैंने बता दिया कि निर्मला सीतारमन हैं। इट इज़ कंसर्न्ड विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज एक्ट LLP 2008 और इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, कॉर्पोरेट यानी कि कंपनीज, तो जितनी भी कंपनीज बनती है, जितनी भी कंपनी डिसॉल्व होती है, रजिस्ट्रेशन, डिसोल्यूशन ऑफ कंपनीज, कंपनीज कैसे काम कर रही है, सब कुछ कौन देखती है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो इसीलिए कंपनीज एक्ट 2013 भी इन्हीं का ही है, LLP एक्ट भी इन्हीं का ही है, और इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड भी इन्हीं का ही है। ठीक है, वे अब कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होते हैं, तो कंपनीज किसी के अंदर रजिस्टर्ड होती है, कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होती है, और डिसोल्यूशन भी उसका कंपनीज एक्ट के अंदर ही होता है। यानी कॉर्पोरेट से लेकर LLP भी एक कॉर्पोरेट ही है। हम कोई भी कंपनी अगर LLP एक्ट से जुड़ती है, अपने आप को LLP बनाती है, यानी कि कॉर्पोरेट एक कंपनी तो बना रही है। ठीक है, तो वो जैसे पार्टनरशिप है, एक बिजनेस है, तो जितने भी बिजनेस टाइप में होते हैं वो सब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर आते हैं। जो हमारा वो चार्टर्ड ICAI है, वो भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर आता है। इट कंसर्न विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, LLP एक्ट 2008 और इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। ये तीन मेजॉरिटी एडमिनिस्ट्रेशन जिससे कंसर्न है। रिलेटेड विद अफेयर्स ऑफ इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज, ये किससे रिलेटेड है? इंडस्ट्रीज से और सर्विसेज से। वो दोनों टाइप्स की आ जाएगी। कंपनी दो टाइप्स की होती है, या भाई मैन्युफैक्चरिंग होती है, या तो सेलिंग होती है, या तो कोई कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है, या फिर कॉमर्स कर रही है, यानी कि जो बना हुआ माल है उसे बेच रही है। तो दोनों को इंडस्ट्रीज ही बोलते हैं। तो इंडस्ट्रीज सेक्टर के अंदर भी और सर्विसेज सेक्टर के अंदर भी, जैसे बैंकिंग को लेके भी, तो कंपनीज दोनों टाइप की होती है, एक इंडस्ट्रीज भी होती है, सर्विसेज भी होती है। तो दोनों ही इसी के ही अंडर आती है। अगर उनको रजिस्ट्रेशन होना है तो इसी के ही अंदर होना पड़ेगा। फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मैंने आपको बता दिया, वो दोनों जो दो मिनिस्ट्री मैंने अभी ऊपर पढ़ाई, उस दोनों को कौन हेड कर रहा है? निर्मला सीतारमन। अब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को कौन हेड कर रहा है? अमित शाह। तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ डोमेस्टिक पॉलिसी, यानी कि अंदर की सुरक्षा, हमारे देश की सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल नहीं, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है?
मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के कुछ डिपार्टमेंट्स हैं, ये सब लिखे हुए हैं, ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को कौन हेड करता है? यूनियन मिनिस्टर। यूनियन मिनिस्टर मैंने बता दिया अमित शाह हैं, वो भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को हेड करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के डिपार्टमेंट कौन से होते हैं? डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, डिपार्टमेंट ऑफ जे एंड लद्दाख अफेयर। जे एंड लद्दाख अफेयर हमारे जम्मू कश्मीर थोड़ा सा हमारे और देश से थोड़ा सा अलग ही मैटर चल रहा है, क्योंकि पीओके वीओके सब कुछ चक्कर चल रहा है, इसीलिए इसके लिए अलग से डिपार्टमेंट बनाया था कि डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड इसका पूरा नाम है डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख अफेयर्स। इसके बाद है डिपार्टमेंट ऑफ होम, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज। इसके बाद है मिनिस्ट्री ऑफ लॉज एंड जस्टिस। मिनिस्ट्री ऑफ लॉज एंड जस्टिस के अंदर मेनली 3 डिपार्टमेंट्स आते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस एंड लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट। इसमें डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स क्या है? इट डील्स विद मैनेजमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स। जितने भी लीगल अफेयर्स होते हैं उनका मैनेजमेंट कौन करता है? डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस क्या करता है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस थ्रू डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। जितने भी जस्टिस के डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है, जस्टिस के लिए अगर कोई किसी को जस्टिस चाहिए तो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के अंदर आता है वो चीज़। लीगल अफेयर से नहीं, अगर लीगल मैटर्स बनाने हैं तो फिर ये होगा डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स। इसी के अंडर ही हमारा LLC एक्ट पहली बार पेश हुआ था। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, अब वो कॉर्पोरेट ये इससे जुड़ चुका है ना, कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर आ चुका है, बट पेश किसने किया था? इसी ने किया था। डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स के लिए, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस अगर किसी को न्याय के लिए, और लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट यानी कि जो डिपार्टमेंट कानून बनाता है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जुडिशियल सिस्टम। अब इंडियन जुडिशियल सिस्टम है, इससे लिखा ही नहीं जाएगा। हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है इसके अंदर मेनली 3 कोर्ट्स आती हैं, ठीक है, इसी में कर लेते हैं। इंडियन जुडिशियल सिस्टम के अंदर क्या आता है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स आते हैं। सबसे पहला है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट 26 जनवरी 1950 को स्टैब्लिश हुआ था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट अथॉरिटी अंडर आर्टिकल 126। वैसे तो बोलते हैं कि प्राइम मिनिस्टर है ये नहीं, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सबसे बड़ी अथॉरिटी है पूरी इंडिया की, ठीक है, एज पर आर्टिकल 126। एज पर प्रिंसिपल ब्रांच 7 मेंबर्स है सुप्रीम कोर्ट में एज पर लॉ, बट अभी करंटली क्या है? 34 मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस, क्योंकि एज पर लोड ऑफ वर्क 34 मेंबर्स अपॉइंट करने पड़ेंगे। एज पर कॉन्स्टिट्यूशन एज पर प्रिंसिपल ब्रांच 7 मेंबर्स होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के बारे में जानने की जरूरत नहीं है, तो पहले ही बहुत पता होगा सुप्रीम कोर्ट के बारे में। उसके बाद है हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट के अंदर 25 कोर्ट्स आते हैं इंडिया में। हाई कोर्ट कितने हैं पूरी इंडिया में? 25 हैं। कुछ हाई कोर्ट्स जो हैं वो मर्ज हो गए हैं, ठीक है, किसी स्टेट में 2 स्टेट का एक हाई कोर्ट है, इसीलिए ऐसे तो 28 स्टेट्स हैं लेकिन 25 ही हाई कोर्ट्स हैं, ठीक है। और ओल्डेस्ट सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है? कलकत्ता हाई कोर्ट। फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट
एक इम्पॉर्टेंट बात है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट 2 करोड़ अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो 2 करोड़ के अंदर ही अंदर अगर किसी कंपनी का किसी कंपनी से डिस्ट्रीब्यूट है अंडर 2 करोड़ तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जजमेंट ले सकते हैं। बट अगर 2 करोड़ से ऊपर का मैटर है तो उसके लिए हाई कोर्ट ही उसमें जजमेंट देगी। उसके अंदर हाई कोर्ट के अंदर ही केस चलेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर केस नहीं चलेगा। सबसे छोटी है मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स। मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स के बाद आती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 2 करोड़ से ज़्यादा का जजमेंट है तो वो नहीं आएगा, उसके बाद तो सीधा हाई कोर्ट के पास जाना पड़ेगा। हाई कोर्ट पूरी इंडिया में 25 है और अगर हाई कोर्ट से भी आप खुश नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के पास जाना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई कोर्ट ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट फाइनल जजमेंट होता है। तो उसके बाद कुछ डिपार्टमेंट्स हैं, तो मैंने बेसिकली 2 डिपार्टमेंट्स लिख रखे हैं। सबसे पहले इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। ये क्या था? ये अभी 2016 में ही आई है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, IBBI। It regulates the insolvency proceedings and entities like the insolvency professional agencies, insolvency professionals and insolvency utilities in India। यानी क्या है? तो मतलब कि सीधी सी मतलब ये है कि जो इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स होती हैं, यानी कि अगर कोई कंपनी या फिर कोई बंदा इंसॉल्वेंट हो गया है, यानी जिसका दिवालिया निकल गया है, तो वो इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स किसके अंदर चलती है? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के अंदर चलती है। ये मैंने बताया था ना, ये 2016 में बनी थी, तो ये देखो तारीख भी लिख रखी है इन्होंने, 1 अक्टूबर 2016 के अंदर इस्टेब्लिश हुई थी। इसके बाद है गिव स्टैच्यूटरी पावर यूनियन एंड इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, ठीक है ना, तो इनको ये पावर मिली थी इस टाइम पे। इट कवर्स इंडिविजुअल किसी को अगर इंसॉल्वेंट घोषित करना है, LLP किसी कंपनी को इंसॉल्वेंसी करना है, LLP अगर कोई इंसॉल्वेंट हो गई है तो फिर ये तीनों में से कोई से भी इंसॉल्वेंट होते हैं तो इसी के अंदर ही उसका केस चलेगा। द न्यू कोड विल स्पीड अप एंड रिवोल्यूशन प्रोसेस फॉर स्ट्रेस्ड एसेट्स इन द कंट्री। इट अटेम्प्ट टू सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स। ये इसलिए बनाई गई थी कि जिससे कि हमारा इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी जो प्रोसीडिंग्स है वो सिंप्लीफाई हो सके। लेकिन इसके पास खुद की कोई पावर नहीं होती, ठीक है ना। ये देखो, ये आ भी गया पॉइंट। इट हैंडल्स द केस यूजेस ऑफ 2 ट्रिब्यूनल्स। जो इसकी जो पावर है वो 2 ट्रिब्यूनल्स, जो हमारे जो 2 ट्रिब्यूनल हैं, ट्रिब्यूनल के बारे में आपको कंपनीज एक्ट में पता चलेगा, लेकिन इतना समझ लो, एक तरह से अभी आप इसे कोर्ट ही समझ लो ट्रिब्यूनल को। बट आप अगर कंपनीज एक्ट पढ़ोगे लास्ट चैप्टर तो आपको पता चलेगा कि ट्रिब्यूनल क्या होता है। तो भी आप समझो कि कोर्ट, इट हैंडल्स द केसेस ऑफ 2 ट्रिब्यूनल्स लाइक NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एंड डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। तो इसी के अंदर ये 2 ट्रिब्यूनल की ही पावर का यूज़ करके अपना काम करती है। नहीं मतलब कि इनके पावर इन्हीं 2 ट्रिब्यूनल की है और इन्हीं 2 ट्रिब्यूनल की पावर यूज़ करके इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड 2016 अपना काम करती है। इसके बाद है सेबी आपको पता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको हेड करते हैं। आपको सेबी के सारे काम पता है अगर आपने 12th में पढ़े होंगे तो, कि सेबी हमारे जो स्टॉक मार्केट है उसको रेगुलेट करने का काम करती है। इसे मैं चलो ऊपर पढ़ा देता हूँ, इसके बारे में मैंने ज़्यादा कुछ लिख नहीं रखा क्योंकि ये मेरे को पता है, क्योंकि मैंने 12th में सेम टॉपिक आया था इसलिए मैंने इसे नहीं लिखा। RBI इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक और लेजिस्लेटिव बॉडी विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडियन बैंकिंग सिस्टम। RBI के अंदर आते हैं जितने भी बैंक्स हैं, इसका मतलब जितने भी बैंक्स हैं वो सब किसके अंडर आते हैं? RBI के अंडर। सब को किसकी बात माननी पड़ेगी? RBI की। RBI इज द मेन रेगुलेटर ऑफ ऑल दी बैंक्स, रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोल इशू एंड मेंटेन सप्लाई ऑफ इंडियन रुपीज। यानी कंट्रोल करता है, इशू करता है और मेंटेन करता है सप्लाई को, किसकी सप्लाई को? रुपीज़ की, ठीक है ना। इट ऑल्सो मैनेजेस द कंट्रीज मेन पेमेंट सिस्टम एंड वर्क्स टू प्रमोट इट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो मतलब कि मेनली ये पेमेंट से रिलेटेड है। आपको पता है RBI के सारे काम कि भाई ये गवर्नमेंट का जितना भी
कोई भी रिसिप्ट्स हैं जो आते हैं वो सब मतलब गवर्नमेंट के जितने भी फाइनेंशियल जो भी काम होते हैं वो फिर कौन मेंटेन करता है? आरबीआई। तो मेन इसमें यही है। एक बार बुक देख लेते हैं, आप एक बार देख लो मैंने क्या क्या पढ़ा दिया, क्या क्या नहीं पढ़ाया। ये आपका चैप्टर स्टार्ट होता है, ये चैप्टर ओवरव्यू रहने दीजिए। इंट्रोडक्शन मैंने बता दिया, व्हाट इज़ लॉ वगैरह ये सभी लिखा है। मेन चैप्टर इधर से स्टार्ट होता है, बट यहाँ से तो वो ऊपर वाला इंट्रोडक्शन है। सेकंड पॉइंट है व्हाट इज़ लॉ। मैंने लॉ की डेफिनेशन बता दी थी आपकी। सोर्सेज ऑफ लॉज मैंने आपको बता दिए। प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ मैंने बता दिया कि बिल से एक्ट ऑफ पार्लियामेंट कैसे बनता है। सॉरी, ये प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ बता दिया। सोर्सेज ऑफ लॉज, इसके ऊपर क्या था? सोर्स ऑफ लॉज। सोर्स ऑफ लॉज में क्या था आपका कि पार्लियामेंट इज द मेन सोर्स ऑफ लॉ। स्टैट्यूज और लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली, जुडिशियल प्रेसिडेंट्स ऑफ वेरियस कोर्ट्स और इन सम केसेस एस्टैब्लिश्ड यूजेजेस एंड कस्टम्स। ये 4 पॉइंट मैंने आपको पहले बता दिए थे सोर्सेज ऑफ लॉज में। प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉज हो गया। ये ऊपर रह गया। फिर उसके बाद है टाइप्स ऑफ लॉज। टाइप्स ऑफ लॉज के अंदर मैंने आपको बता दिया था, यहाँ से स्टार्ट होता है, ये रहा टाइप्स ऑफ लॉज। इसकी थोड़ी स्क्रीनशॉट रह गई, तरीके से नहीं आई, ये टाइप्स ऑफ लॉज ऊपर ही रह गया। तो क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, कॉमन लॉ और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, तीनों के बारे में बता दिया। क्रिमिनल लॉ क्रिमिनल के ऊपर लगता है, इसके अंदर इंडियन पिनल कोड के अंदर आता है। अगर वो साबित हो जाता है, इंडियन पिनल कोड क्या बताता है कि क्राइम की डेफिनेशन बताता है और क्राइम किस प्रकार का है, यानी सिविल क्राइम है या फिर क्रिमिनल है, या क्रिमिनल लॉ के अंदर चलेगा या सिविल लॉ के अंदर चलेगा। तो ये कौन बताता है? इंडियन पिनल कोड। इन दोनों टाइप्स ऑफ लॉज में 4 तरह के लॉज बता दिए। उसमें क्रिमिनल लॉ के अंदर क्या था कि सबसे पहले तो आईपीसी आएगा कि ये क्रिमिनल लॉ है या सिविल लॉ है। क्रिमिनल लॉ है तो क्रिमिनल लॉ के अंदर चलेगा, सिविल लॉ है तो सिविल लॉ के अंदर चलेगा। क्रिमिनल लॉ के अंदर चलेगा तो उस पर सीपीसी लगेगा, क्रिमिनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। और अगर सिविल लॉ है तो वो सीपीसी, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के अंदर वो चलेगा। फिर कॉमन लॉ मैंने आपको बता दिया था कि जुडिशियल प्रेसिडेंट और केस लॉज को कॉमन लॉ कहते हैं, ठीक है ना। डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसीजेस भी बता दिया था। ये लैटिन वर्ड है, ये लैटिन फ्रेज है, इधर लिख रखा है। लैटिन फ्रेज दैट मीन्स टू स्टैंड बाय दैट विच इज डिसाइडेड। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, भी आपको बता दिया था। फिर उसके बाद आपको बता दिया था कि कौन लॉ को इन्फोर्स करता है, तो मैंने बता दिया था गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के भी कुछ डिपार्टमेंट लॉ को इन्फोर्स कराते हैं। और 4 तरह के जो मिनिस्ट्रीज़ थी उनके बारे में आपको बताया था। सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को वित्त मंत्रालय भी बोलते हैं, इसको निर्मला सीतारमन हेड करती हैं। टैक्सेशन, फाइनेंशियल रेगुलेशन और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कैपिटल मार्केट, ये सब इसके अंदर आते हैं, ठीक है ना। हु प्रेजेंटेड द मैक्सिमम यूनियन बजट ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री, तो श्री मोरारजी देसाई ने सबसे ज़्यादा जो है वो बजट पेश करे हैं। हु प्रेजेंटेड द मैक्सिमम नंबर ऑफ बजट, अच्छा ये तो सेम आ गया। फिर उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर मैंने आपको बताया कि एपेक्स बॉडी है, कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, ठीक है, और ये सब बताया था, ये सब काम करती है। फिर डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस के अंदर मैंने आपको डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस बताया, इसको कौन हेड कर रहा है? निर्मला सीतारमन जी हेड कर रही हैं। और इसके अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट आते हैं? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मैंने आपको लाइन से बता दिया था, इससे पहले बताया था डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज। इसके बाद मैंने आपको बताया था मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, एमसीए, इसको भी निर्मला सीतारमन ही हेड कर रही हैं। ये गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है, इसके अंदर, इसी के अंदर ही कंपनीज एक्ट, एलएलपी एक्ट और कंपनीज एक्ट फॉर्म हुए हैं, और इंडियन बैंक्रप्सी बोर्ड भी इन्हीं का ही है,
कि कॉर्पोरेट से लेकर यानी कंपनी से लेकर जितने भी उनकी रजिस्ट्रेशन से लेकर डिसोल्यूशन तक जितने भी आपको चलता है वो सब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर ही चलता है। इसीलिए ICAI भी, ICSI भी यानी इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, सुना होगा ना CA CSCMA, तीनों इसी के ही डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, उसके बाद ये सब फालतू की बातें लिखी है, इतना याद कौन करेगा। फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में गृह मंत्रालय आता है, ठीक है ना, इसको यूनियन मिनिस्टर हेड करते हैं। इसमें डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, डिपार्टमेंट ऑफ JNK एंड लद्दाख अफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ होम, डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेजेस और डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स। इसके बाद मैंने आपको बताया था डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेजेस ये बेकार है। मिनिस्ट्री ऑफ लॉज एंड जस्टिस बता दिया मैंने आपको, इसके डिपार्टमेंट्स भी बता दिए। सेबी के बारे में मैंने नहीं बता दिया था आपको कि सेबी आपके बारे में पता होगा अगर आपने 12th पढ़ी है कि ये सभी जो स्टॉक मार्केट है उसको कौन रेगुलेट करता है। सेबी रेगुलेट द स्टॉक मार्केट एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। मीन सेबी की अगर डेफिनेशन आए तो सबसे बढ़िया लाइन यही है कि इट रेगुलेट्स द स्टॉक मार्केट एंड सेकेंड पॉइंट इट प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। सही लिखा है, इट इज़ अ रेगुलेटरी बॉडी, ये रेगुलेटरी बॉडी है, रेगुलेट कराती है। इसमें कोई लीगल लेजिस्लेशन नहीं बनते या फिर जुडिशियल डिसीजन नहीं देती है, रेगुलेट कराती है किसको, स्टॉक मार्केट को। फॉर द सिक्योरिटी एंड कमोडिटी मार्केट इंडिया अंडर द ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मैंने बता दिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आती है, विद इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट वॉज स्टैब्लिश्ड इन 12 अप्रैल 1988 एज एन एग्जीक्यूटिंग बॉडी एंड वॉज गिवन अ स्टैचुटरी पावर ऑन 30 जनवरी 1982। ठीक है, तो आप जितना याद करोगे उतना होगा। उसके बाद आरबीआई जो है उस बैंकों का बैंक है, मेन बैंक, सुप्रीम बैंक है। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल इशू एंड मेंटेन द सप्लाई ऑफ इंडियन रुपी। इट ऑल्सो मैनेजेस द कंट्रीज मेन पेमेंट सिस्टम एंड वर्क इट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा इज a specified division of RBI through which print and mint Indian rupee currency of two and currency printing press located in नासिक एंड देवास इन सेंट्रल इंडिया। ठीक है, तो ये कुछ RBI के बारे में लिखा हुआ है। फिर मैंने इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड के बारे में भी आपको बता दिया था। फिर स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जुडिशियल सिस्टम भी मैंने आपको बता दिया कि इसमें सुप्रीम कोर्ट आता है सबसे ऊपर। सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो सबसे एज पर कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बिग पावर किसको होती है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को होती है। फिर हाई कोर्ट के बारे में बता दिया कि कितने हाई कोर्ट है पूरी इंडिया में, कितने हाई कोर्ट थे, 26 थे ना। सबसे ओल्डेस्ट हाई कोर्ट है कैलकाटा हाई कोर्ट। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मैं बता दिया था कि 2 करोड़ से ऊपर की जजमेंट ये नहीं दे सकता डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और फिर सबसे नीचे आता है मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर हुआ। उसके बाद हम एक बार MCQ भी देख लेते हैं फटाफट से। अ चार्टर्ड अकाउंटेंट शुड बी अवेयर अ लॉ। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को लॉ पढ़ने की जरूरत क्यों है? ही हैज़ एन टू एक्सपर्ट इन लॉ, उसको लॉ में एक्सपर्ट बनना है। ही हैज़ टू आर्ग्यू इन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, उसको सुप्रीम कोर्ट का वकील बनना है। ही हैज़ टू एडवाइस मैनेजमेंट एंड क्लाइंट्स ऑन अ लीगल मैटर्स, उसको एडवाइस करने अपने क्लाइंट्स को लीगल मैटर्स के ऊपर या नन ऑफ दीज। तो यही है कि उसको एडवाइस करना मैनेजमेंट और क्लाइंट्स को लीगल मैटर्स के ऊपर। तो इसके लिए विच ऑफ द नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन सोर्स ऑफ लॉ इन इंडिया। लीगल टेक्स्ट बुक्स है, पार्लियामेंट है, इसमें लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेन सोर्स ऑफ लॉज इन इंडिया। तो मैंने आपको बता दिया कॉन्स्टिट्यूशन है, स्टेट असेंबली था, पार्लियामेंट है। लीगल टेक्स्ट बुक भाई पार्लियामेंट के जो लॉ बनते हैं, स्टेट असेंबलीज के जो लॉ बनते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के लॉ जो बनते हैं वो सब लीगल टेक्स्ट बुक्स के अंदर लिखे जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये सोर्स है लॉ का, सोर्स तो ये 3 है, उसके अंदर तो सिर्फ लिखे जाते हैं। तो इसका आंसर है लीगल टेक्स्ट बुक, ये कोई सोर्स नहीं है लॉ का। फर्स्ट का आंसर क्या था, ये सी, इसका सी था, इसका ए है।
इसके बाद अगर हम आते हैं तो क्या लिखा है, इन इंडिया वी फॉलो द फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, दिस मीन फेडरल मतलब एक तरह से फ्री सिस्टम, तो इन इंडिया वी फॉलो द फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, दिस मीन दैट ऑल द पावर्स इज विद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, powers are distributed between central or state, all powers is with the center, there is a no restriction of power of state। तो इसका आंसर क्या है, powers are distributed between central and state। हमें पता है कि हमारी 3 लिस्टें होती हैं, एक स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। अगर आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा तो आई थिंक 9th में है। तो जो हमारी गवर्नमेंट है वो, जैसे अमेरिका की गवर्नमेंट मेनली स्टेट गवर्नमेंट के पास ज़्यादा ताकत है ना, लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट चलती है कुछ ताकतें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, कुछ ताकतें स्टेट गवर्नमेंट के पास है, और कुछ ताकतें दोनों, जो कुछ फैसले होते हैं वो दोनों मिल के बनाती है। तो इसलिए हमारी 3 लिस्टें हैं, एक सेंट्रल लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है, एक कंकरेंट लिस्ट है। सेंट्रल लिस्ट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो कानून बनाती है उन चीज़ों के बारे में लिखा हुआ है, सेकेंड नंबर पे स्टेट गवर्नमेंट जिन चीज़ों के बारे में कानून बनाएगी उस चीज़ के बारे में लिखा है, और कंकरेंट लिस्ट में वो कानून लिखे हैं जो दोनों मिलके बनाएंगे, दोनों के डिसीजन से मिलके बनेगा। तो हमारी जो इंडिया है वो जो पावर्स हैं वो सेंट्रल और गवर्नमेंट के स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट हो रखी है। तो ए तो नहीं होगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास सारी पावर है, नहीं। ऑल पावर्स विद सेंटर, सारी पावर सेंटर के पास नहीं है। और देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ पावर ऑफ स्टेट्स, नहीं। पावर है टैक्सेशन पे, स्टेट गवर्नमेंट नहीं बनाती, सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनाती है। जितने बाहर के फैसले हैं आउट ऑफ द कंट्री, जो एक्सटर्नल अफेयर्स हैं हमारे, वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं देखती। तो ये तो बिल्कुल गलत है आंसर। उसके बाद है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड इन, पागल भी बता देगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कब अडॉप्ट किया था। अगर किसी ने 15 अगस्त बनाई होगी, है ना, सॉरी 26 जनवरी, तो उसे पता होगा कि 1950 में ही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्ट किया था हमने, 26 जनवरी 1950। 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए थे, और कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। फिर उसके बाद आपका आता है इनकम टैक्स 1941 इज़ अ पार्ट ऑफ, मैंने आपको बता दिया कि 3 तरह की लिस्ट होती है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, जॉइंट लिस्ट। जॉइंट लिस्ट को कंकरेंट लिस्ट भी बोलते हैं। तो जो इनकम टैक्स है मैंने बता दिया, जो टैक्सेशन है वो किसका पार्ट है बताओ, मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस के अंदर ही आता है टैक्सेशन। और मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस किसका डिपार्टमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, सेंट्रल लिस्ट आएगा। इसके बाद द लॉज कंसीडर्ड विद द वॉलेशन ऑफ रूल्स एंड लॉ पनिशमेंट और द सेम इज कॉल्ड, कौन सा, क्रिमिनल लॉ। पनिशमेंट किस में मिलती है, क्रिमिनल लॉ के अंदर मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सिविल लॉ, सिविल लॉ का इसमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सिविल लॉ का एग्जाम्पल है, नॉन डिलीवरी ऑफ गुड्स सिविल लॉ का एग्जाम्पल है, ट्रैफिक ऑफेंसेस, अगर आप ट्रैफिक ऑफेंस कर देते हो तो भी ये सिविल लॉ का ही एग्जाम्पल है, और नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज ये भी है। तो इसमें से कौन सा सिविल लॉ का एग्जाम्पल नहीं है, आई थिंक इसमें बेहतर चेक करना पड़ेगा, इसमें तो सारे सिविल लॉ के एग्जाम्पल लग रहे हैं। 7th का सी बोल रखा है इसमें, अच्छा ये ट्रैफिक ऑफेंस है। ट्रैफिक ऑफेंसेस क्या है, सिविल लॉ के एग्जाम्पल नहीं है। अगर आपने ट्रैफिक ऑफेंस कर दिया तो उसके लिए आपको जेल भी हो जाती है कभी कभी, और पेनल्टी भी दिखती है। 3 एग्जाम्पल लिख रखे थे सिविल लॉ में,
बट ये ट्रैफिक ऑफेंस वाला नहीं लिख रखा था, तो यही आंसर होगा। इसके बाद है when a law is proposed in parliament is called bill। इसके बाद है which of the following is a not and department of ministry of finance। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट आएगा, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट। डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट किसका डिपार्टमेंट है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का, ये हमने पढ़ा था। तो ये सब तो तीन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का डिपार्टमेंट है, बस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट होम मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स का डिपार्टमेंट है, तो ये नहीं होगा। इसके बाद है कोर्ट्स गेट टेरिटोरियल लिमिट्स बेस्ड ऑन। जो कोर्ट्स की टेरिटोरियल लिमिट्स होती है, मतलब कि अगर कोई क्रिमिनल साबित हो जाता है तो उसे कब तक कहाँ तक कोर्ट से बाउंड कर सकती है। द लोकल लिमिट्स विद इन विच द पार्टी रिसाइड्स, जहाँ पे वो रहता है वहाँ पे बोल सकती है कि आप यहाँ से आगे नहीं जाएंगे। या द लोकल लिमिट्स विद इन द प्रॉपर्टी अंडर डिस्ट्रीब्यूट इज लोकेटेड, या फिर अगर किसी प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई होती है तो उस प्रॉपर्टी को वो कस्टडी में ले सकती है। तो शायद ये दोनों ही हो सकता है, ईदर ए और बी, एज पर सिचुएशन कुछ भी हो सकता है। हाँ, जो कोर्ट्स हैं वो इंडिया के बाहर उस पर बाउंड नहीं लगा सकती। एक बार बाहर पहुंच गया तो पहुंच गया, फिर उस पर कुछ नहीं है। लेकिन हमारे लोकल लिमिट्स पे तो किसी पे भी लगा सकती है। अगर वो बोलता है ना विद इन द बाउंड्री ऑफ इंडिया, आप बाहर नहीं जा सकते, तो वो भी हो सकता था, बट उसके बाहर नहीं। तो ये तो दोनों के अंदर ही आ रहे, तो इधर ए और बी ही होगा। ठीक है, तो ये चैप्टर हो गया। थैंक यू सो मच। अगर आपने वीडियो अंत तक देखी तो ये 1 घंटे 10 मिनट के अंदर मैंने आपका पूरा चैप्टर करा दिया। ठीक है, थैंक यू।